नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चर्चा हर तरफ है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतें बदलने की अपील। ये कोई मामूली अपील नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो थोड़ा हैरान करने वाला आर्थिक गणित छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले वो खास अपीलें, फिर विदेशी मुद्रा और कमज़ोर होते रुपए का कनेक्शन, उसके बाद 77,500 बिलियन डॉलर का वो भारी भरकम गणित, फिर बात करेंगे कि कैसे ये सब खेत से लेकर हमारी रसोई तक महंगाई बढ़ाता है, और अंत में जनता और बाजार की असली चिंताओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, विशेष अपीलें। आखिर सिस्टम की तरफ से देशवासियों से क्या-क्या त्याग करने को कहा जा रहा है? कुल मिलाकर ये 5 बड़ी अपीलें हैं। पहला, कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने पर पूरी तरह रोक लगाना। दूसरा, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ईवीज या वर्क फ्रॉम होम को अपनाना। तीसरा, बाहर से आने वाले पाम और सूरजमुखी जैसे खाने के तेलों का इस्तेमाल कम करना। चौथा, विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर ज़रूरी इंटरनेशनल ट्रिप से बचना। और पांचवा, किसानों से रासायनिक खादों यानी यूरिया और डीएपी को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने का आग्रह। ये सब दिखने में अलग अलग कदम लग सकते हैं, लेकिन इन सबका एक ही बड़ा मकसद है। भाग 2, विदेशी मुद्रा और कमजोर रुपया। इन अपीलों के पीछे का असली इंजन आखिर है क्या? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की इकोनॉमी की असली रीढ़ होता है। जब हम बाहर से भारी मात्रा में सोना या तेल जैसी चीजें खरीदते हैं, तो बदले में हमें डॉलर चुकाने पड़ते हैं। इससे हमारा डॉलर का रिजर्व तेजी से खाली होता है और हमारी अपनी करेंसी यानी रुपया कमजोर पड़ने लगता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के आंकड़े को पार कर गया है। ये स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी है। रुपए का इतना कमजोर होना आयातकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि अब उसी सामान को मंगाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। और ग्लोबल हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। फरवरी में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल टॉप पर था, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के चलते अप्रैल आते आते ये अचानक गिरकर 691 बिलियन डॉलर पर आ गया। आईएमएफ तक का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026 तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये सच में अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। भाग 3, 775 बिलियन डॉलर का गणित। चलिए समझते हैं कि आखिर इतने सारे डॉलर जा कहाँ रहे हैं। 775 बिलियन डॉलर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत का अनुमानित इंपोर्ट बिल यही होने वाला है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसे सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि हम विदेशों से सामान खरीदने पर कितना विशाल धन खर्च करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे डेटा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भारी भरकम बिल का 31.1% यानी करीब करीब 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों को खरीदने में चला जाता है। बाकी पूरी दुनिया से मंगाए जाने वाले हजारों अन्य सामानों का हिस्सा 68.9% है। अब अगर हम उस 31.1% को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कच्चा तेल 134.7 बिलियन डॉलर, सोना 72 बिलियन डॉलर, खाने का तेल 19.5 बिलियन डॉलर और फर्टिलाइजर्स 14.5 बिलियन डॉलर। ये 4 चीजें मिलकर ही 240 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिल बना देती हैं। आप समझ आया कि प्रधानमंत्री की अपीलों के केंद्र में सीधा सीधा यही 4 चीजें क्यों थी? अब जरा इस गणित के कमाल को देखिए। अगर देशवासी सिर्फ 1 साल के लिए सोने की खरीदारी आधी कर दें, यानी 50% की कटौती कर लें, तो हम सीधे सीधे 36 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं। ये बची हुई रकम हमारे अनुमानित करंट अकाउंट घाटे के लगभग आधे हिस्से को अकेले ही कवर कर लेगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। भाग 4, महंगाई खेत से रसोई तक। क्योंकि ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, ये सीधा हमारे घरों और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचते हैं। ये आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है। 89%। हमारा देश अपनी कुल तेल की जरूरतों के लिए 89% विदेशी आयात पर निर्भर है। मतलब इस्तेमाल होने वाला लगभग पूरा तेल बाहर से ही आ रहा है। अब होता क्या है कि जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतें अपने पुराने $70 प्रति बैरल के रेट से अचानक बहुत तेजी से ऊपर भागने लगती हैं।
इस भारी उछाल से हमारी सरकारी तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान होता है और अर्थशास्त्र का सीधा सा रूल है, ये नुकसान आखिरकार आम उपभोक्ता की जेब से ही वसूला जाएगा। और फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। दुनिया भर में तेल महंगा हुआ तो उसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। माल ढुलाई बहुत महंगी हो जाती है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रकों से मंडियों तक आने वाली सब्जियां, दूध और रसोई का बुनियादी राशन अपने आप काफी महंगा हो जाएगा। और इस पूरी लड़ाई में हमारे किसान बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। पश्चिमी एशिया के तनाव ने बाहर से आने वाली गैस और डीएपी जैसे उर्वरकों की कीमत बढ़ा दी है। अब एक तरफ किसानों से कहा जा रहा है कि वो इन महंगी रासायनिक खादों को छोड़ें और प्राकृतिक खेती अपनाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिना किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के किसान अपनी पैदावार कम होने का इतना बड़ा रिस्क आखिर कैसे उठा लें। भाग 5, जनता और बाजार की चिंताएं। बड़े बड़े आर्थिक सिद्धांतों और जमीनी हकीकत के बीच का ये टकराव बहुत अहम है। एक तरफ हमारी रणनीति कहती है कि $36 बिलियन बचाने के लिए सोना मत खरीदो, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत क्या है? अप्रैल से जून के बीच शादियों का पीक सीजन होता है। अगर लोग एकदम से सोना नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लाखों कारीगरों और छोटे सुनारों की आजीविका पर सीधा खतरा मंडराने लगेगा, जिनका पूरा साल इन्हीं 3 महीनों पर टिका होता है। जैसा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के कारीगर ने बहुत सही बात कही, सोना आम आदमी के लिए एक सुरक्षा जाल है, शादियों के लिए इसे पूरी तरह रोकना असंभव है। सच में हमारे समाज में सोना सिर्फ एक इंपोर्ट की जाने वाली कमोडिटी नहीं है, ये बुरे वक्त का सेफ्टी नेट है और एक बहुत गहरा सांस्कृतिक हिस्सा है। इसे रातों रात रोकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा पब्लिक की तरफ से कुछ बहुत ही जायज़ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो और बसों में पीक आवर्स के दौरान पहले से ही तिल रखने की जगह नहीं होती, वो इतने खतरनाक रूप से भरी होती हैं, तो वो अचानक आने वाले और लोगों का बोझ कैसे संभालेंगी। फिर ऑप्टिक्स की बात करें तो नेता खुद 20-20 गाड़ियों के काफिले के साथ बड़े बड़े रोड शो करते हैं, जबकि आम जनता से साइकिल चलाने और त्याग करने की उम्मीद की जा रही है। और हाँ, कमजोर रुपए ने विदेशी ट्रिप्स को पहले ही इतना महंगा कर दिया है कि अब एक आम इंसान के लिए विदेश जाना वैसे भी काफी मुश्किल हो गया है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही अहम और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ लोगों की आदतें बदलकर सच्ची आत्मनिर्भरता हासिल कर सकती है, या फिर ऐसे बड़े बदलावों की मांग करने से पहले क्या हमारे सिस्टम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खेती जैसे बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर अपग्रेड नहीं करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा।